नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। उसके पश्चात गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग और अंत में इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई पृष्ठ रख दिया है, तो उस पृष्ठ में से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। देखिए जैसे विद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर है, इस डायरेक्शन में है, तो इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि हम कोई पृष्ठ रख दें तो उस पृष्ठ में से जितनी भी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो देखिए डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। क्या है डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखिए इसे आप समझें, इसको हम फाई से पुट करते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे लिखा जाता है? फाई। देखिए क्या है कि जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं मौजूद हैं। इस डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने जो पृष्ठ दिखाया है वो विद्युत क्षेत्र से किसी एंगल पर झुका हुआ लंबवत नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका एकांक सदिश यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां से इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इधर होगा और विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो यदि थीटा है तो देखिए यहां से इस डायरेक्शन में इसका घटक क्या हो जाएगा? a cos थीटा हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल को कई बार s से लिख देते हैं, तो कई बुक्स में यहां पर आपको s मिल जाएगा, यहां पर a भी मिल सकता है, जो आपकी मर्जी वो आप लेकर चले। s लेकर चलेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा? s cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही है, a का मतलब एरिया, s का मतलब हो गया सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहां पर इस स्थिति के अंदर दो जो विद्युत फ्लक्स है फाई बराबर होगा ई एस कोस थीटा, ई एस कोस थीटा, और इसे हम फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर से भी इसको पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? थोड़ा सा और ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ही परिवर्तनशील हो, यहां पर जैसे हम इस तरीके से विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ये हमारे पास में पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये मैंने दिखाया, ये वाला एक छोटा सा टुकड़ा है, ये अल्पांश क्षेत्रफल है। अल्पांश क्षेत्रफल को हम ds वेक्टर से पुट कर रहे हैं,
देखिए जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र E, इस डायरेक्शन में है क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर। क्लियर? इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इस डायरेक्शन में इसका घटक हो गया ds cos थीटा। तो देखिए इस क्षेत्रफल अल्पांश से रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स है उसको भी हम अल्पांश के रूप में ही लिख रहे हैं, डी फाई से लिख रहे हैं। डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ds cos थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास में विद्युत फ्लक्स आ जाएगा क्षेत्रफल अल्पांश से रिलेटेड। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई ds cos थीटा ही आएगा। जैसे मान लीजिए संपूर्ण, ये तो अल्पांश में से है, अल्पांश के लिए है, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये हमें मिल चुका है फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर? ये समझ में आ जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये सूत्र आ चुके हैं विद्युत फ्लक्स के। ठीक है, अब मैं यहां पर इसके मात्रक विमा की चर्चा कर लेता हूं। देखिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, इस फॉर्मूले से भी स्पष्ट हो रहा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल होती है। ये जो राशि है विद्युत फ्लक्स दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, और हम ये जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि होती है। तो जो फाई है वो एक अदिश राशि होती है। तो फाई क्या है, फाई एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, अदिश राशि, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फाई का मात्रक यहां पर हम देख लेते हैं, फाई का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ई डॉट ds वेक्टर। तो देखिए ई यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, ये हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और यहां पर मीटर स्क्वायर जब हम पुट करेंगे तो वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। तो फाई का जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, फाई की विमा, फाई की विमा। तो देखिए इस मात्रक के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, बल का मात्रक है m1 L1 T-2, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा L2, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी A1 T1। आवेश है, फाइनली जो इसकी विमा बाहर निकलती है m1 L3, टी की घात 1 और ऊपर जाएगी तो टी की घात -3, a की घात -1। तो फाई की विमा आ गई है m1 L3 T-3 a-1। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए यहां तक। फिर देखिए हम कुछ विभिन्न स्थितियां और लेकर चलेंगे, कुछ कंडीशंस यहां पर हम देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कौन कौन सी स्थितियां आपको मिलने वाली है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कैसी कैसी परिस्थितियां आपको मिल सकती है। जो फॉर्मूला है उसी में पहले तो मैं इस एंगल की वैल्यू पुट कर देता हूं। स्थिति फर्स्ट कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब हो गया फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर ई एस कोस थीटा, और यहां से देखिए क्या निकल कर आ रहा है, ई एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान होता है 1,
और इसकी वैल्यू आ गई है मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लें। इसका मतलब यह है कि आपके पास में जो क्षेत्रफल है वो ऐसे है और इसके ठीक लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल के लंबवत। और विद्युत क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में ही है, क्योंकि तभी तो इनके बीच का एंगल 0 होगा। ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का कोण कितना है? 0। तो ये वाली स्थिति है, यहां पर बिल्कुल लंबवत है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, क्षेत्रफल के लंबवत है विद्युत क्षेत्र। देखो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है। क्लियर? क्योंकि क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये क्लियर हो जाना से स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरी स्थिति में यहां पर लेकर चलता हूं थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि आपके पास में क्षेत्रफल तो है ऐसे, तो क्षेत्रफल सदिश हो गया इस डायरेक्शन में और विद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री है तो यहां से E बराबर ई एस कोस 90, और कोस 90 का जो मान है वो कितना है? 0 है। तो विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इस स्थिति में 0 आएगी। इसका मतलब ये हुआ है कि जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो विद्युत फ्लक्स 0 होगा, या हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश यदि पृष्ठ रखा हुआ है तो विद्युत फ्लक्स 0 होगा, शून्य होगा। क्लियर? थर्ड जो कंडीशन है वो भी देख लीजिए। थर्ड जो स्थिति है वो क्या है? थीटा इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं यहां पर 180 डिग्री, और तो यहां पर क्या आ जाएगा? फाई बराबर ई एस कोस 180, और कोस 180 का मान होता है माइनस में ई एस, माइनस में ई एस। क्लियर? अब यहां से देखिए कुछ चीजें क्लियर हो रही है कि जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान धनात्मक हो सकता है, उसका मान ऋणात्मक हो सकता है, उसका मान शून्य हो सकता है। तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, विद्युत फ्लक्स धनात्मक तो कब होगा? जब इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 से कम तक है। 90 के इक्वल होते ही तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फाई का मान। लेकिन 90 से कम है, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 90 तक, लेकिन 90 नहीं है, 90 पर तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? थीटा 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन 90 से कम होना चाहिए, तो फाई धनात्मक होगा। फाई कैसा होगा? धनात्मक, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? दूसरी स्थिति देखें कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री तक होती है, तो जो फाई की वैल्यू है वो ऋणात्मक होगी। फाई का जो मान है वो कैसा होगा? नेगेटिव में होगा। और जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो? 90 डिग्री हो, तो फाई क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। और मैं क्लियर कर देता हूं, यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ये दोनों जब 0 हैं तो भी 0 होगा। हालांकि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्रफल तो रखेंगे ही, तो उस कंडीशन में यदि थीटा है तो फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से और क्या क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये कब हो सकता है कि जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से बाहर निकलती है, और जब इसमें से बाहर निकलेगी तो यहां पर जो फ्लक्स होता है वो धनात्मक फ्लक्स होगा। कैसा होगा? धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा। फिर मैं बात करता हूं यहां पर, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश करेगी, और उस स्थिति में जो फ्लक्स है उसको हम ऋणात्मक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहा जाएगा? ऋणात्मक फ्लक्स कहा जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स
कहा जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ जाना चाहिए। अब हम कुछ और भी स्थितियां यहां पर हम देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते समय, इनको समझते समय हमें उनकी जानकारी भी आवश्यक है। देखिए, अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि देखिए क्वेश्चन की कुछ परिस्थितियां यहां पर हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे ये बताया गया है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो अक्ष एक्सिस के अनुदिश है, धनात्मक अक्ष एक्सिस दिशा में है। ठीक है। और जो क्षेत्रफल है वो वाई जेड तल में है। क्षेत्रफल किधर है? वाई और जेड तल में। तो क्षेत्रफल ये है, क्षेत्रफल ये वाला है। तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है। यहां पर ये चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि इस जैसे आपको ये दे दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र अक्ष एक्सिस दिशा में है और क्षेत्रफल है वो वाई जेड तल में है, तो क्षेत्रफल सदिश किधर ही होगा? अक्ष एक्सिस दिशा में हो जाएगा। तो इनके बीच का एंगल यहां से हमारे पास में स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल 0 है। और यदि आपको यह कहा जाता कि जो क्षेत्रफल है वो अक्ष जेड तल में है, तो अक्ष जेड तल में होने का मतलब ऐसे होता, तो क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से होता, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता। ठीक है। तो यही चीज क्लियर करनी है यहां पर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई असमान क्षेत्रफल है, जैसे यहां पर तो क्षेत्रफल क्या है, हमने एक पृष्ठ के रूप में लिया है। क्षेत्रफल किस रूप में लिया है? पृष्ठ के रूप में लिया है। ये हमारे पास में इस तरीके से क्षेत्रफल है, ऐसे इस तरीके से क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जैसे इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो यदि इस डायरेक्शन में है और ये पृष्ठ है, पृष्ठ कौन सा है? ये वाला है यहां से, तो इसका एक भाग इस तरीके से वृत्ताकार है जिसकी रेडियस है आर। तो यहां पर जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस। और यदि क्षेत्रफल सदिश और दोनों एक ही दिशा में है तब दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा। थीटा है तो थीटा हो जाएगा। यहां पर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपको पुट करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल आप क्या लेकर चलेंगे? पाई आर स्क्वायर। और भी देखें, देखो और कुछ कंडीशंस हैं, वो इन क्वेश्चंस को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन ही देखिए कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का आयताकार पृष्ठ 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा है कि समतल ई वेक्टर के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? देखिए फाई बराबर होता है ई एस कोस थीटा, और यहां पर जो ई की वैल्यू है वो है 5, एस की जो वैल्यू है वो है 10 और कोस। अब देखो कि ई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारे पास में है पृष्ठ इस तरीके से, और ये हमारे पास में है ई वेक्टर जो कि क्षेत्रफल के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये थीटा नहीं है, ये कोण है। तो अपन को चाहिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, जो कि यहां से क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। देन क्या मिलेगा हमें? cos 30 डिग्री पुट कर दीजिए तो 50, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 25√3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आकाश में किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू 8ik + 4jk + 3kk द्वारा दिया जाता है, तो अक्ष वाई तल में किसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 100 इकाई है। चलिए अब की बार जो अगला क्वेश्चन है उसमें ई वेक्टर हमें दे रखा है 8ik + 4jk + 3kk। ठीक है। देखो अक्ष वाई तल में
किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? तो जो क्षेत्रफल है वो किधर है? अक्ष वाई तल में है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश किधर हो जाएगा? अक्ष वाई तल में वो खुद रखा हुआ है, तो जेड एक्सिस के अनुदिश उसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो मैं देखिए क्षेत्रफल को क्या लिख दूं? एस वेक्टर इक्वल टू 100 के केप जेड एक्सिस दिशा में हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स फाई क्या आ जाएगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो यहां से ई की जो वैल्यू है वो 8 आई के प्लस 4 जे के प्लस 3 के केप डॉट 100 के केप। तो यहां से इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसके साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 के केप डॉट के केप, और ये हो जाएगा 1। तो फाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 300 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि चित्र में प्रदर्शित अर्धगोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हमें एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस विद्युत फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या है, इस तरीके से है, अर्धगोलाकार पृष्ठ है, इसमें ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, ऐसे, ये ई है, और आप यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो अर्धगोलाकार भाग है इसकी रेडियस स्मॉल आर, यहां से यहां के बीच का एंगल है थीटा। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो इस पृष्ठ में से गुजरेगा, टोटली क्या होगा? इस पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इसके फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। देन यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस डायरेक्शन में या इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है ये ए है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ए कोस थीटा, और फाई बराबर आ जाएगा ई ए कोस थीटा। ए की जो वैल्यू है वो है पाई आर स्क्वेयर, तो उस कंडीशन में यहां पर हमारे पास में फाई की वैल्यू ये आ जाएगी। इसकी वैल्यू मतलब ई और आर की वैल्यू दी हुई है, तो भी आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था विद्युत फ्लक्स। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं गाउस के नियम की ओर। देखेंगे गाउस का नियम क्या है। अब हम देख लेते हैं गाउस का नियम। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा, और ये बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। इसका स्टेटमेंट क्या है सुन लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। चलिए इसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होती है, गुणा होता है। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। देखिए इसको हम मैथमेटिकल रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स को हम लिख रहे हैं फाई से बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू, तो उनका 1/ε0 गुणा हो जाएगा समेशन क्यू इंटू में 1/ε0 या डिवाइड कर दीजिए। तो ये इसका गणितीय रूप है।
गाउस के नियम का गणितीय रूप। इसे अन्य रूपों में भी हम लिख सकते हैं। देखिए क्या है, फाई बराबर, वैसे सही तो यही है, इसे हम और किसके इक्वल लिख सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखिए ये बंद समाकलन हमने लिया है, यहां पर ये हमने इंटीग्रेशन के बीच में साइन में एक जीरो पुट कर दिया है, जो कि हमें ये बताता है कि क्लोज इंटीग्रल हो रहा है यहां पर, और सरफेस के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो ये बंद पृष्ठ समाकलन है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। देखिए इसे हम 4 पाई के इंटू समेशन क्यू भी लिख सकते हैं। देखिए इस के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा वापस। तो इस रूप में भी इसको पुट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्लियर। अब देखिए गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए आपको एक चीज तो यहां पर यह समझनी है, एक वर्ड बार बार आएगा यहां पर, गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ, तो गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है कि जिसके रेस्पेक्ट हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। हम एक क्लोज पृष्ठ लेंगे और उस बंद पृष्ठ से संबंधित ही विद्युत फ्लक्स यहां पर हम ज्ञात करेंगे, और इस गाउस के नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र, बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश, ये सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ का हम चयन करते हैं, और ऐसा एक पृष्ठ होता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका जो अभिष्ट बिंदु P है वो उस गाउसीय पृष्ठ के ऊपर ही मौजूद होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। गाउस का नियम किस पर नहीं करता? बंद पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकार पर डिपेंड नहीं करता, आकृति पर भी डिपेंड नहीं करता। तो फिर निर्भर किस पर करता है? बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेशों पर डिपेंड करता है, बंद पृष्ठ में मौजूद आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। बंद पृष्ठ में कुल आवेश क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और उनकी प्रकृति वो धनात्मक है या ऋणात्मक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको और समझनी है। देखिए बंद पृष्ठ के बाहर मौजूद आवेश विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देते हैं। देखिए जैसे मैं एक एक करके कुछ स्थितियां आपके सामने रख देता हूं, उनसे रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे हमारे पास में ये कोई गोला है और गोले के केंद्र के ऊपर कोई आवेश Q रखा हुआ है, या आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास में ये कोई घन है, ये कोई घन है इस तरीके से, और इसके अंदर कोई आवेश Q रखा हुआ है। तो इनसे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कि जैसे आपके पास में जो बंद पृष्ठ है उसमें Q1, Q2, Q3 आवेश रखे हुए हैं, तो यहां पर फाई बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चौथा आवेश Q4 यहां पर होता, तो इस चौथे आवेश का विद्युत फ्लक्स है, इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश ही यहां पर काउंट होंगे, बाहर की जो आवेश है वो काउंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है। इसके साथ में आप देखें कि जैसे आपके पास में ये कोई गोला है,
या आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास में कोई घन है और ये किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, इनके अंदर पहले से ही कोई आवेश मौजूद नहीं है, पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है। इस तरीके से ये रखे हुए हैं। ये इसके अंदर विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश भी कर रही है, जितनी प्रवेश कर रही है उतनी की उतनी ही इसमें से बाहर निकल जाती है। तो प्रवेश करने वाली बाहर निकलने वाली दोनों क्या होगी, बराबर होगी, दोनों बराबर होगी। जितनी इसमें प्रवेश करती है उतनी की उतनी ही बाहर निकल जाती है। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुल विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ स्थितियां और आपके सामने लेता हूं कि जो घन से संबंधित है और घन के किसी केंद्र पर, फलक पर, कोने पर, किनारे पर यदि किसी आवेश को रख दें तो उनसे संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, घन के केंद्र पर। देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप समझते जाएंगे। घन के केंद्र पर यदि कोई आवेश Q रखा हुआ है तो मैंने आपको यह बता भी दिया है, घन के केंद्र के ऊपर यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो उससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, पूरे से रिलेटेड। एक फलक से पारित, एक फलक से गुजरने वाला, एक फलक से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो कुल विद्युत फ्लक्स का छठा हिस्सा होता है। जो कुल विद्युत फ्लक्स है उसका छठा जो भाग है, क्योंकि यहां पर 6 फलक हैं तो एक फलक में से कुछ कितना गुजरेगा, कुल का छठवां हिस्सा गुजरेगा, कुल का छठा हिस्सा। तो Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए यदि मैं किसी आवेश को, ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति, किसी आवेश को ये हमारे पास में एक घन है और इस घन के फलक पर मौजूद है। ये कहां पर है आवेश, फलक पर, एक पृष्ठ के ऊपर मौजूद है, फलक के ऊपर मौजूद है। तो देखिए आपको क्या करना है कि जो भी आप आवेश लेते हैं उसको आप एक क्लोज लूप में लीजिए। तो क्लोज लूप से संबंधित ही गाउस का नियम लागू होगा और उससे संबंधित ही हम विद्युत फ्लक्स जानते हैं। तो देखिए इसको क्लोज लूप में यदि हम इसको बना लें तो इस तरीके से एक घन इसके जस्ट पास में और रखना पड़ेगा और एक घन इसके पास में रख देंगे तो दोनों घनों में से कुल तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर, देखो ध्यान देंगे, फाई बराबर हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक घन से या इससे संबंधित कितना होगा, या इस घन से संबंधित एक घन से कितना गुजरेगा, फाई डेस बराबर Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा। दोनों में से इतना गुजरा तो एक में से कितना गुजरेगा, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट गुजरेगा। क्लियर। फिर देखिए हम इसके किनारे पर आवेश को रख देंगे। कहां पर रख दें, किनारे पर। किनारे पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां पर रख दें। ये आवेश कहां मौजूद हैं, ये किनारा है, किनारे पर। तो देखिए इसको एकदम क्लोज करने के लिए हमें यहां से 4 घन रखने होंगे। टोटल मिलाकर कितने घन होंगे, 4। ऐसे इस तरीके से ऐसे 4 घन रखने होंगे और चारों से पारित कितना होगा, चारों से पारित विद्युत फ्लक्स होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
एक घन से कितना पारित होगा, एक घन से, तो एक घन से 5 बराबर Q बट्टे में 4 अपसल नोट हो जाएगा। यदि किसी एक घन के शीर्ष पर रखा हुआ है तो टोटल तो Q अपोन में अपसल नोट, और एक घन में से Q अपोन में 8, क्योंकि 8 घन वहां पर निर्मित करने होंगे। क्लियर? देखो ध्यान देंगे आप, एक डायग्राम में आपके सामने रख देता हूं, उस डायग्राम से हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहां पर 8 घनों का निर्माण कर रहा हूं। ये देखिए मैंने 8 घनों का यहां पर निर्माण किया है। आप ध्यान देंगे, समझेंगे इनको। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक घन है, ये मैं एक घन लेकर चल रहा हूं यहां पर इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और अब आप क्लियर करें यहां पर, इसके यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है Q। तो देखिए इसको क्लोज लूप में लेने के लिए हमें यहां पर 8 घनों वाली एक आकृति बनानी पड़ेगी, और कुल विद्युत फ्लक्स Q अपोन में अपसल नॉट हो जाएगा। एक घन में से कितना गुजरेगा, एक घन में से Q बट्टे में 8 अपसल नॉट हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे कि ये पृष्ठ इसके अनुदिश रखा हुआ है, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ भी, और एक इसके जस्ट पीछे वाला पृष्ठ भी। ठीक है, तो इन तीनों पृष्ठ में से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसके एक फलक में से, इस फलक में से कितना गुजरेगा, इसका तीसरा हिस्सा, यहां से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई डबल डैश, जो कि फाई डैश का तीसरा हिस्सा होगा, जो कि 1/3 Q अपोन में 8 अपसल नोट के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं Q बट्टे में 24 अपसल नोट होगा, क्योंकि 3 फलक में से नहीं गुजरेगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर। देखो आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में जैसे ये कोई एक घनीय बॉक्स है, और यहां पर इसके बीचों बीच यदि कोई आवेश रखा हुआ है, तो इन घन से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो Q अपोन में अपसल नोट होगा। एक फलक में से कितना गुजरेगा, एक फलक में से गुजरेगा, क्योंकि इसमें 6 फलक है। कितने फलक हैं, 6 फलक है, तो 6 फलक, एक फलक में से कितना गुजरेगा, Q अपोन में 6 अपसल नोट। अब यदि कोई आवेश इसके इस पृष्ठ के ऊपर रखा हुआ है, तो इस आवेश को एक क्लोज लूप में लेने के लिए यहां पर हमें एक दूसरा घन रखना पड़ेगा। तो दोनों घनों में से कितना गुजरा है, Q अपोन अपसल नोट। एक में से कितना गुजरेगा, Q अपोन में 2 अपसल नोट। और जिस पृष्ठ पर आवेश मौजूद होता है उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो यहां पर इस पर आवेश रखा हुआ और इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इसका मतलब यहां पर आवेश रख दिया तो इन 5 फलकों में से ही टोटल आवेश मतलब टोटल विद्युत फ्लक्स पारित होने वाला है। यहां पर भी देखें आप कि किनारे पर रख दें, इस किनारे के ऊपर यदि कोई आवेश रख दें, किनारे के ऊपर कोई आवेश रखा हुआ है, देन उस कंडीशन के अंदर आपको 4 घन निर्मित करने होंगे। चारों में से Q अपोन में अपसल नोट, एक में से Q अपोन में 4 अपसल नोट गुजरेगा। अब देखो कि एक में से अपन को पता चल गया है, तो यहां से इसमें से 0 गुजरेगा, इसमें से भी 0 गुजरेगा। इस एक घन की बात कर रहा हूं, तो इसमें से 2 घनों में से 0 गुजर रहा है, 4 घन में से गुजर रहा है ये वाला, तो एक फलक में से कितना गुजरेगा, इसका भी चौथा हिस्सा हो जाएगा, Q अपोन में 16 अपसल नोट हो जाएगा। यहां पर इसी प्रकार से एक से इसके ऊपर कोई आवेश रखा है, तो एक क्लोज लूप बनाने के लिए, क्लोज पृष्ठ बनाने के लिए हमें 8 घन लेने पड़ेंगे, और 8 घनों के से पारित विद्युत फ्लक्स Q अपोन में अपसल नोट, एक घन में से Q अपोन में 8 अपसल नोट, और एक घन के एक फलक से, देखो 3 फलक में से ऐसे ऐसे आवेश रखा हुआ है, ऐसे इस किनारे पर, तो इसमें से नहीं गुजरेगा, इसमें से नहीं गुजरेगा, इसमें से नहीं गुजरेगा। इस पृष्ठ इस कोने के ऊपर रखा हुआ है, तो
इसमें से गुजरने वाला है, इसमें से और इसमें से, ठीक है। तो उन तीनों में से कितना गुजरेगा? कुल विद्युत फ्लक्स का तीसरा हिस्सा। तो कुल विद्युत फ्लक्स Q/8ε0, उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा ये वाला। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कई बार और क्या पूछा जाता है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक अर्धगोला है, अर्धगोला, और अर्धगोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब जैसे मान लीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऐसे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से मौजूद है। आपको ये तो है वक्रीय क्षेत्र, वक्रीय पृष्ठ है। वक्रीय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा? और क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है उतनी ही इसमें से बंद पृष्ठ में से बाहर निकल रही है। तो कुल विद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा? वक्र भाग वाला और वर्तीय भाग वाला दोनों का जो योग है वो 0 होगा। वक्र भाग से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा? माइनस में फाई वर्त वाला होगा। और वर्त से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होगा? E इंटू ए। तो यहां पर E और A दोनों एक ही दिशा में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए यहां पर हो जाएगा πr²। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब देखिए कई बार यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान हम लेकर चलते हैं, और कई बार असमान विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। और उस कंडीशन में जैसे असमान विद्युत क्षेत्र इधर से प्रवेश कर रहा है, इस पर अलग फ्लक्स है, इसके ऊपर अलग विद्युत क्षेत्र है। तो जैसे इसमें प्रवेश करने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही है, कोई आवेश इसके अंदर मौजूद नहीं है। या आप तो ये समझेंगे इस फलक के ऊपर विद्युत क्षेत्र E1, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना है? E2, और E2 बड़ा है E1 से, तो बाहर निकलने वाला बड़ा। तो निर्गत फ्लक्स तो कितना है? फाई, प्रवेश करने वाला फाई और निर्गत वाला फाई। टोटल विद्युत फ्लक्स ये होगा निर्गत। टोटल विद्युत फ्लक्स प्रवेश करने वाला और निर्गत। तो प्रवेश करने वाला यहां पर हो जाएगा नेगेटिव में, और निर्गत फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है? तो आपके पास में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो है ही, घन है तो उसका भुजा दी हुई है तो a² हो जाएगा। ठीक है? निकलने वाला आपको पता हो जाएगा। क्षेत्रफल आपको पता है, विद्युत क्षेत्र E1 E2 है, तो उस कंडीशन में ये माइनस में ये प्लस में। जैसे मान लो कि इसका भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, तो E1 a² ये माइनस में, और ये E2 a² प्लस में। ठीक है? a² है तो क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग यहां पर देखेंगे। कुछ अनुप्रयोग में यहां पर आपको बता देता हूं। गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में से पहला जो अनुप्रयोग है वो है गोलीय कोष, गोलीय खोल, खोखला गोला, चालक गोला और उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमारे पास में एक खोखला गोला है, या आप कह सकते हैं गोलीय कोष है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, विद्यमान है। तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैसे जो विद्युत क्षेत्र वाला जो टॉपिक था उसके अंदर मैंने इन स्थितियों के बारे में बता दिया है कि भाई विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है। यहां पर मैं आपको गाउस के नियम को यूज में लेते हुए आपको बताने वाला हूं कि किसी गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। सबसे पहले हम ले रहे हैं चालक गोला, फिर लेंगे हम कुचालक गोला। चलिए देख लेते हैं कि ये हमारे पास में एक गोला है। ये गोला ले लेते हैं, इसको हम गाउस से पृष्ठ ले लेंगे क्योंकि बड़ा बन गया है। ये हमारे पास में कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, और उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी होगी। ये हमारे पास में गाउसीय पृष्ठ है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। सबसे पहले हम इस गोले के बाहर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। गाउस के नियम का ही हम यहां पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए गाउस के नियम से हम क्या पुट कर सकते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसे हम लिख सकते हैं ई एस कॉस 0 ई डी एस ले लीजिए, यहां पर ds cos 0, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी उधर ही होगा, विद्युत क्षेत्र भी उधर ही होना है। ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर क्या आ जाएगा, ये है समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां से e तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ds रह जाएगा, समेशन q का मान यहां पर q के इक्वल है, यह है 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर हो जाएगी। क्लियर। तो किसी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो ई बराबर कितना आ गया हमारे, ई समानुपाती आ गया है 1/r², 1/r²। क्लियर। मैं यदि यहां पर बात करूं इस गोले के पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो पृष्ठ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर होंगे, और उस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में r²। अंदर स्मॉल आर छोटा होगा, कैपिटल आर बड़ा होगा, और अंदर देखो कुल आवेश 0 होता है। अंदर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो उस कंडीशन में देखो समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गाउस का नियम यही कहता है। तो समेशन क्यू 0, तो इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर 0 होगी, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। अब यहां पर आप देखें कि यदि मैं ग्राफ यहां पर निर्मित करूं, एक तरफ हम ले लें E और दूसरी तरफ हम स्मॉल r ले लें, तो इसके केंद्र से इसके पृष्ठ तक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अंदर वो 0 है, फिर इस तरीके से घटती हुई चली जाती है। ठीक है। क्लियर। तो ये तो था हमारे पास में खोखला गोला कह सकते हैं, चालक गोला कह सकते हैं, गोलीय ठोस कह सकते हैं, और उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि यदि खोखले गोले के स्थान पर यदि ठोस कुचालक गोला होता तो क्या हो जाता, यहां पर क्या आ जाता, कुचालक गोले के कारण से, कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, कुचालक गोले के अंदर भी आवेश मौजूद होता है। ठीक है। तो बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिमिलर तरीके से आएगी, पृष्ठ के ऊपर भी उतनी ही आएगी, सेम आएगी, लेकिन जो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अंदर कैसे चेंज होनी है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई गोला है और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस पर आवेश एक समान रूप से विद्यमान है, वितरित है, ऐसे आवेश विद्यमान है। हम इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर मौजूद बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इस गोले की रेडियस कैपिटल R और जो बिंदु P है उसकी त्रिज्या स्मॉल r, और स्मॉल r यहां पर छोटा है, कैपिटल R यहां पर बड़ा है। क्लियर। अब देखें आप, हमारे को क्या करना है, बिंदु P से गुजरने वाले एक गाउसीय पृष्ठ का चयन करना है। तो ऐसा एक गाउसीय पृष्ठ निर्मित होगा और इस गाउसीय पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश हमें ज्ञात करना है। तो देखो घनत्व बराबर होता है, यहां पर हम लेकर चल रहे हैं आवेश घनत्व है। तो जो आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व क्या होगा वो देखें।
आयतन आवेश घनत्व है, तो रो बराबर कुल आवेश, तो कुल आवेश तो Q, पूरे गोले पर कुल आवेश बट्टे में उसका कुल आयतन, तो 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें क्या करना है, ये गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ में आवेश, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश ज्ञात करना है, पृष्ठ में कुल आवेश। तो गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश को मैं समेशन Q से लिख दूं। आवेश बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, घनत्व इंटू पृष्ठीय, देखो कुल आवेश घनत्व इंटू आयतन, तो आयतन क्या रह जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारे पास में Q बटे में 4/3 पाई r क्यूब, ये 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर क्यूब बट्टे में कैपिटल आर क्यूब, ये आ जाएगा समेशन Q। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर तो E ds cos 0 समेशन Q, तो Q R क्यूब बट्टे में एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये आ गया हमारे पास में। देन यहां से हम क्या पुट कर दें, E कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वेयर इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर आर क्यूब बट्टे में एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये यहां से दो घात इसकी कैंसिल हो गई है, E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बट्टे में r क्यूब। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो स्मॉल r के समानुपाती है। तो यहां पर यदि मैं ग्राफ खींचूं, निर्मित करूं, तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, और बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये ऐसा एक ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। क्लियर? तो किसी कुचालक आवेशित गोले के बाहर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश की भांति होती है, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर शून्य नहीं होती, के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब के इक्वल होती है, और ग्राफ इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, यहां पर हम बात करेंगे एक समावेशित चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, पहले हम देख लेते हैं अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम एक अनंत लंबाई का तार ले रहे हैं, उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, और उसके किसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट P से गुजरने वाले एक गाउसीय पृष्ठ का चयन कर लेते हैं। यहां पर हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन किया है, इसको नाम देते हैं हम S1, इसे हम नाम देते हैं S2, और इसको हम नाम देते हैं S3। तो जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो S1 में से, S2 में से और S3 में से पारित विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो देखिए, S1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र तो इधर होगा, और क्षेत्रफल सदिश इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। S2 पर भी ऐसा ही है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लेकिन S3 पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में होंगे। तो यहां से हम क्या पुट कर दें, E ds cos 90 S1 के ऊपर, कहां पर, S1 पर। इसी प्रकार से S2 पर क्या आ जाएगा, E ds cos 90, और S3 पर भी कितना आ जाएगा, S3 पर 0 आएगा, E ds cos 0। तो यहां से
ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहां से ये अपने पास में आ जाएगा ई डी एस cos 0 और cos 0 1। अब ये जो वैल्यू है ये बराबर चल रही है समेशन क्यू अपॉन में अपसेलन नॉट के, समेशन क्यू अपॉन अपसेलन नॉट के। समेशन क्यू कुल आवेश है, आवेश बराबर हम इसका रेखीय आवेश घनत्व इंटू लंबाई से इसको पुट कर सकते हैं। और जो S3 वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसकी लंबाई हम L लेकर चल रहे हैं, तो वक्र भाग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 2 पाई r L। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से E बराबर हमारे पास में आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्बडा अपॉन में r, इसको पुट कर सकते हैं। यदि मैं यहां पर ग्राफ निर्मित करूं तो E और R के बीच में तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि मैं यहां पर ग्राफ निर्मित करूं E और लैम्बडा के बीच में तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये आप सूत्र से जो अंतिम जो सूत्र है उसे देखकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए यहां पर अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली, ठीक वैसे ही अनंत विस्तार के आवेशित परत के कारण से, अनंत विस्तार की आवेशित परत हो सकती है, आवेशित चादर यहां पर हो सकती है, और उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने एक परत ली है, चादर ली है, इसके ऊपर आवेश एक समान रूप से विद्यमान है, वितरित है। तो देखिए इसके किसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक गाउसीय पृष्ठ का चयन करेंगे, और ये जो गाउसीय पृष्ठ आप देख रहे हैं ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। इसको भी हम 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, S1, S2 तथा S3। S1 का क्षेत्रफल S हम मान लेते हैं और S3, S2 का भी क्षेत्रफल S के इक्वल ही हो जाएगा। क्लियर? देखो यहां पर क्या होने वाला है, विद्युत क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल सदिश भी उधर ही होगा, दोनों के बीच का कोण 0। यहां पर भी दोनों के बीच का कोण कितना होना है, S और E के बीच का, DS और E के बीच का कोण 0। लेकिन यहां पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। क्लियर? तो देखें φ1 के ऊपर ये आ जाएगा 0 डिग्री, φ2 के ऊपर भी कितना आ जाएगा, मतलब दूसरा जो है यहां पर भी 0 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री। और इसको बाहर निकाल लो तो E S1 के ऊपर DS फिर प्लस में E S2 पर DS बराबर ये 0 हो गया, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E S1 का क्षेत्रफल S, S2 का भी क्षेत्रफल S, और इसको सिग्मा इंटू S लिख सकते हैं, जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता, तो आवेश बराबर आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल पुट कर दिया। तो 2ES बराबर सिग्मा S बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर आ गया सिग्मा बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें प्राप्त हो चुका है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये अनंत विस्तार की चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था, वो मैंने थोड़ा सा हालांकि जल्दबाजी में स्पीड में बताया है, सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। और यदि मैं R और E के बीच में यहां पर ग्राफ खींचूं तो ऐसा हमें ग्राफ प्राप्त होने वाला है। क्लियर? विद्यार्थी यदि यहां पर हमारे पास में ये तो है एक पतली चादर, एक चालक परत होती, क्या होती, चालक परत, तो इसके अंदर तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती, और यहां तक ही हम गाउसीय पृष्ठ लेते
तो जो S1 वाला भाग है यहां पर तो ये खुद ही जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता तो ये भाग भी जीरो हो जाता, यही जीरो हो जाता और ये जीरो हो जाता तो S से S कट जाता और S से S जब कट जाता तो E की वैल्यू क्या मिलती, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चालक परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी चालक परत की वजह से, और कुछ चालक परत की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम गाउस के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले लेते हैं। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस गाउस के नियम पर आधारित हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि एक कूलाम का स्थिर आवेश 1.0 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित हो तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसमें हम गाउस का नियम अप्लाई कर देंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहां से इस ए पार्ट का आंसर क्या निकलेगा, 4 पाई के इंटू क्यू। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 और क्यू का मान 1। इसको इससे गुणा करेंगे तो 12.56 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 और देखिए इनको भी गुणा कीजिए, 54, 45 और 5 50, 5 108, 113 हो गया है, गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बी पार्ट में पूछा किसी एक फ्लक्स से पारित फ्लक्स, किसी घन के अंदर क्यू आवेश रखा हुआ है तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कुल फ्लक्स के छठे हिस्से के बराबर होता है, कुल का छठा हिस्सा। तो 113.04 गुणा 10 की घात 9 का छठा हिस्सा क्या हो जाएगा, एक बार में 5 3 53, 13 बार में 8 बार में 48 हो गया, 5 0 50 फिर 8 आ गया, 2 4 तो 24 में 3 बार में गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फिर पूछा फ्लक्स घनत्व है तो कुल फ्लक्स बट्टे में कुल क्षेत्रफल। तो फ्लक्स घनत्व क्या है, कुल फ्लक्स बट्टे में कुल क्षेत्रफल। तो कुल फ्लक्स हमने निकाल लिया और कुल क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर आएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें दे रखी है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कुल फ्लक्स तो है 4 पाई के क्यू और कुल क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू का मान यहां पर 1 है, आर का मान यहां पर 1 है तो इसका मान आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। देखिए क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले दो विद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हुए, तो घन के लिए फाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फाई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमें 10 सेमी वाली भुजा वाले घन के केंद्र के ऊपर दो विद्युत द्विध्रुव दे रखे हैं, तो एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश 0, दूसरे पर भी कुल आवेश 0। हालांकि इनको एक दूसरे के लंबवत रखा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो कुल आवेश 0 होने की वजह से विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अंतिम क्वेश्चन देखिए कि एक समान रूप से आवेशित है 1 मीटर त्रिज्या वाले गोले चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो चालक से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए
हमें यहां पर विद्युत फ्लक्स पूछा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा, तो Q बट्टे में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहां से Q आवेश बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है 80 गुणा 10 की घात 6, 4 गुणा 3.14, और स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 8.854 गुणा 10 की घात -12। तो देखो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो विद्युत फ्लक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि गाउस के नियम पर आधारित थे, और मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में अच्छे से समझा जाना, उसके पश्चात गाउस के नियम को अच्छे तरीके से समझा है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो कक्षा 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियोज में हम लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।